यही कंट्रोवर्सी हनी सिंह और बादशाह की चलती है, ब्राउन रंग किसने लिखा, दैट्स क्रिंज, बट दैट काइंड ऑफ कंटेंट हैज अ स्पेसिफिक ऑडियंस। और ये अगर लोग समझ जाए ना तो वो इस टाइप के कंटेंट को भी रिस्पेक्ट देना चालू कर देंगे। आप कितना ही ख़राब कंटेंट बना लो, लेकिन अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, इनकम अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है, फिर तो कोई मैटर ही नहीं करता कंटेंट। लोग ये देखना भूल जाते हैं, ये रिसर्च करना भूल जाते हैं कि आप जो कंटेंट बना रहे हो उसकी ऑडियंस कितनी है। क्या ये कंटेंट आप पब्लिक के लिए बना रहे हो कि लोगों को पता चले कि यार कितना अच्छा कंटेंट है, बट वो आपको रिपीटेडली नहीं देखेगी, राइट? आपको रिपीटेडली देखने वाली ऑडियंस चाहिए। एक अच्छा कंटेंट तो वो वायरल हो जाता है, बट क्या वो बार बार वायरल हो रहा है? मम्मी का एकदम से चले जाना मेरी लाइफ से, दैट वाज टफ, बट मुझे स्ट्रांग रहना ज़रूरी। घर का बड़ा लड़का, छोटी बहन, पापा देखना ज़रूरी। मैंने और पापा ने रास्ते में एबी रोड पे कपड़े बेचे हैं। वो छोटा सा वो बाम्बू वगैरह लगा के नहीं बेचते हैं, वैसे कपड़े बेचे हैं। मेरे पास पैसे होते सोते मैंने मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के हर नंबर पे फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं तो मूवीज़ और सीरियल्स में देखता गया हूँ ना कि डॉक्टर बोल देते हैं कि इतना पैसा दे दोगे उसके बाद इलाज करेंगे। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट मेरे जेब में 5-6 लाख तो रुपए पड़े होने चाहिए। तो मैंने हर किसी को फ़ोन लगाया। सुहंज भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, और आपको देख के और इस जगह को देख के और बढ़िया हो गया हूँ। थैंक यू। सो क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में चीज़ें उथल पुथल थी, बट मैं स्टेबल करना चाह रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत वो है ना डॉक्टर के उसमें आता है जो आपकी सांसें चलती रहती है, हार्ट बीट चलती रहती है, तो वो बहुत ऊपर नीचे हो रही है ग्राफ्स। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी स्टेबल हो जाए। एक लय में तो नहीं, अप्स एंड डाउन ज़रूरी होते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में। ओके। लुकिंग फॉर दैट। ऐसे क्या चीज़ें आई या ऐसे इवेंट्स आए कि ये ऊपर नीचे हो रहे हैं? आज से मैं 1 साल पहले तक बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड बंदा था। कोई टेंशन नहीं, कोई फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं, मज़े करने वाला, सब सॉर्टेड, सब अच्छा चल रहा है, कमा भी रहा हूँ, घर पे पैसा भी दे रहा हूँ, पर टेंशन नहीं है, राइट? बट देन आपकी जब फैमिली पे इश्यूज आने लगते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चीज़ें आपको भी इफ़ेक्ट करती है, राइट? हर किसी को नहीं करती है जो इन्वॉल्व नहीं होता है फैमिली के साथ, बट मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। उनकी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा समझता हूँ, है ना? तो जब मम्मी को हेल्थ इश्यूज आने लगे, तब थोड़ी लाइफ डिस्टर्ब होने लगी। डिस्टर्ब इन केस कि मैं परेशान रहने लगा, बट देन सब चेकअप वेकअप कराया, देन रिपोर्ट आने का पता चलता है कि उन्हें स्टेज 4 कैंसर है। ओके। और रिपोर्ट आने के बाद पता चल रहा है मतलब लास्ट स्टेज है, तो वी आर ऑलरेडी लेट। आखिरी 6 डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पास 2 से 2.5 साल है, आपकी मम्मी के पास 2 से 2.5 साल है। मैंने बोला ठीक है, मैं ट्रीटमेंट भी कराते रहेंगे, साथ ही साथ आप लाइफ की मोमेंट्स भी इंजॉय करते जाओगे। कि मैं शायद जितना टाइम मम्मी के साथ स्पेंड नहीं कर पाया, अभी और कर पाऊँगा, दोस्तों को छोड़ के घर पे ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा, अपने आप से ज़्यादा घर वालों को टाइम दे पाऊँगा। तो मैंने सब किया। आखिरी 6 महीने में नवंबर 21 को रिपोर्ट आई थी 2024 में। देन 6 महीने मम्मी की तबीयत दिन पे दिन ख़राब होती गई, ट्रीटमेंट चलता रहा, मेडिकेशन चलती रही, बट देन मम्मी का एकदम से चले जाना मेरी लाइफ से, दैट वाज टफ, बट मुझे स्ट्रांग रहना ज़रूरी। घर का बड़ा लड़का, छोटी बहन, पापा देखना ज़रूरी, क्योंकि मैं अगर कमज़ोर पड़ा तो शायद उन पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। एक लॉस वो झेल चुके हैं और मेरे को ऐसा देख पाएंगे नहीं। खैर वो चीज़ संभाली मैंने,
उसके बाद लोग बोलते गए कि इतनी जल्दी वीडियो वापस से क्यों बना रहे हो, राइट। मम्मी को गए 18 अप्रैल को मम्मी गए थे 2025, और मैं 21 तारीख से वापस वीडियो बनाना चालू कर दी थी। 2 या 3 दिन बाद जो भी चीज़ें होती है करने के बाद मैंने 21 तारीख से वीडियो चालू कर दी थी। और लोगों का कहना था कि इतनी जल्दी वीडियो को चालू कर रहा है, 1.25 महीने तो होने थे। 1.25 महीने तक बोलते हैं कि कुछ भी काम, सारी चीज़ें बंद रखनी ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं वो सारी चीज़ें बंद रखता तो फाइनेंशियली मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, मुझ पे, मेरे घर पे। चैनल डेड हो जाता। चैनल डेड को उठाने के लिए आपको फिर 3 से 4 महीने लगते, फिर टाइम लगता, फिर आप मेंटली डिस्टर्ब होते, उतना आप चाहते नहीं कि उतनी मेहनत फिर से करो। और फिर अगर मुझे ही घर संभालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं सॉल्यूशन कहाँ से निकाल सकता हूँ, पैसा कहाँ से ला सकता हूँ। जो लोग बोल रहे हैं वो थोड़ी मुझे आके पैसा दे रहे हैं कि चलो और आप आपकी मॉम का अगर ये होता तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती कि आप काम पे ज़्यादा फोकस करो, कि यस, ये चीज़ों में लग रहोगे तो माइंड और डिस्टर्ब ही रहेगा। हाँ, मम्मी जैसे दिन भर कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोरी में बैठे रहते थे और हमको शूट करना होता था, तो मम्मी कहते थे कि मेरे को अगर इस जगह से उठना हो तो बता देना, तुझे यहाँ शूट करना हो तो बता देना, कुछ बना दूँ तुम लोगों के लिए उस हालत में भी। और एक और चीज़ कि मेरी मम्मी को 1 महीने पहले तक पता ही नहीं था कि उनको कैंसर है। वो सबसे बेस्ट बात होती है कि ना मम्मी को ना बहन को, ओके, सिर्फ पापा को पता था। और पापा ने आके मेरे को धीरे से बोला, यार डॉक्टर ने ऐसा सब बोला है, तो एक बार कल चल के बात कर ले डॉक्टर से। ओके। मैं गया और रास्ते भर हम रोते हुए आए जब डॉक्टर ने बोला कि बस 2.5 साल है। वो 2.5 साल भी पूरे नहीं हो पाए, 6 महीने में ऐसा हो गया। हमने पास में एक और कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मम्मी की रिपोर्ट्स करवाई थी कि इमरजेंसी में कभी जाना पड़ जाए तो पास में रहेगा, हम दूर कोई हॉस्पिटल में नहीं जाएं। तो जब मम्मी को अटैक आया था, पैरालिसिस अटैक आया था 18 तारीख को, तो हम लेके गए थे, बट वहाँ उन्होंने बोल दिया था हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तो आप आधे घंटे यहाँ से ट्रैवल करके गए हो, उसके बाद वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ट्रैवल किया है, 1.5 घंटा मम्मी उसी हालत में थी। ना ऑक्सीजन मिला है, ना कोई इक्विपमेंट्स है कि मम्मी सही रह पाए या। और मुझे जितना लगता है शायद मम्मी एम्बुलेंस में ही चले गए थे। मैं रास्ते भर रोया हूँ। मेरे पास पैसे होते सोते मैंने मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के हर नंबर पे फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं तो मूवीज़ और सीरियल्स में देखता गया हूँ ना कि डॉक्टर बोल देते हैं कि इतना पैसा दे दोगे उसके बाद इलाज करेंगे। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट मेरे जेब में 5-6 लाख तो रुपए पड़े होने चाहिए। तो मैंने हर किसी को फ़ोन लगाया जिससे मेरी बात नहीं होती, जिससे लड़ाई है, जिससे रोज़ बात होती है, मैंने सबको फ़ोन लगाया कि मेरे को पता नहीं कितने अमाउंट की ज़रूरत है, बस तुम डाल दो। तो खैर ज़रूरत पड़ी नहीं वहाँ पे, क्योंकि वी वर ऑलरेडी लेट एंड दैट वाज टफ। या कितना टाइम लगा आपको चीज़ों से रिकवर होने में? जी 2 से 3 दिन। बैक ऑफ द हेड तो मेरी चीज़ें अभी तक चलती है और शायद बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, और उससे तो मैं खैर रिकवर नहीं हो पाऊँगा। लेकिन बाहर से अगर देखा जाए कि मैं काम भी प्रॉपर कर लेता हूँ, मैं किसी से मिल रहा हूँ तो प्रॉपरली मिल लेता हूँ, बातचीत सबसे अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन अकेले होने पे आउट ऑफ नोवेयर ब्रेक डाउन हो जाता है, सिर्फ एक थॉट से कि नाइट का ही टाइम होगा। यस, दिन भी होता है कभी कभी कि मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना अच्छा हो रहा है, कुछ चीज़ अच्छी हो रही है, तो काश मम्मी साथ में होती, है ना। अभी घर लिया तो तब भी थॉट आया कि काश मम्मी साथ में होती। मम्मी थी तब तक हम रेंटेड थे, 1 BHK घर था, और वहाँ से शिफ्ट हुए तो अच्छे घर में गए। और उस काइंड ऑफ मम्मी ने बोला था कि यार मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे को ऐसा देखूँ, और वो चीज़ें बहुत देर से हुई, बट उनके जाने के बाद हुई। घर का भी सीन है, वो घर में जब से आए, मतलब रेंट वाले घर में जब से आए थे तब से गड़बड़ होना चालू हो गई हमारी लाइफ में। हमारी 2 दुकानें थी, मम्मी की हेल्थ बहुत अच्छी थी, मैं उससे पहले कुछ भी काम करता था तो
सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन आखिरी 1.5 साल में 18 महीनों में मैंने जिस जिस चीज़ों में स्टेप इन किया है उस चीज़ में मैं फेल हुआ हूँ। ये आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये घर से रिलेटेड ये वहाँ से हटने के बाद। होते बहुत सारी चीज़ें, वास्तु प्रॉपर नहीं होगा या कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। यस, और एक और चीज़ कि उस घर का रेंट ही हमसे उसने लेना बंद कर दिया था। फॉर व्हाट? पता नहीं क्यों? रेंट बोला ही नहीं कभी उसने। मतलब हमने उसको शायद हम 4 साल रहे हैं उस घर में, 2 साल तक रेंट गया है। आखिरी 2 साल 18 महीनों में लास्ट अप्रैल से पहले के 18 महीने गिन लो आप, तब तक उसने रेंट ही नहीं दिया तब तक का। वेरी स्ट्रेंज। यहाँ सामने वाले के पास पैसे ज़्यादा होगा या फिर नहीं, पीछे वो की ओर फ़ोन हो एक जाता चीज़ के लिए लगाता था कि बिजली का बिल भर दो आप, सिर्फ कि मुझे फ़ोन आ रहा है, सिर्फ। रेंट उसने मांगा ही नहीं 18 महीनों तक। राइट। एक और चीज़ कि आस पड़ोस वालों ने हमको बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इस घर में ना, इस घर से आप जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। यू वोंट बिलीव, हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था वो एक हॉरर पॉडकास्ट था, तो उसमें हमने यही चीज़ों पर डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें होते सोते आप किसी फैमिली मेम्बर को ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है इधर? हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता गया ना। एक साइड हमारा चैनल बनता जा रहा है, यूट्यूब चैनल, कि आपने 1 साल के अंदर 1 मिलियन टच कर दिए, और दूसरी साइड पे दुकानें बंद हो गई हमारी 2। उसके बाद फिर मम्मी की तबीयत में इशू आने लगा। राइट। तो आप बहुत बैलेंस चल रहे हो, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार इस घर से अच्छा हो रहा है, इस घर से बुरा हो रहा है। और हमने जब जब प्लान बनाया कि चलो अब इस घर से शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा घर चाहिए, है ना, कि शूट वगैरह यहाँ तब पॉसिबल नहीं है, नए घर में जाते हैं, तब तब कुछ ना कुछ दिक्कत आई। और हम शिफ्ट कब कर पाए? मम्मी के जाने के बाद। तो हम बहुत डिस्कस करते हैं घर पे कि यार मम्मी के ऊपर कुछ था क्या, कुछ मतलब मम्मी के ऊपर कोई हावी था क्या कि मम्मी को ले गया। और देन जब मेरी कुंडली चेक करी तो उसमें लिखा था कि अप्रैल से पहले के 18 महीने मेरे ऊपर शनि चढ़ा था। 7.5 ही होगी आपकी? नहीं, पापा की चल रही है वो। ओके, पापा की भी चली रही है। सो वो दैट्स गुड। उनका शॉप बंद हुआ ना, तो 7.5 में ये चीज़ें आती है। हाँ, होती है। लेकिन मेरे 18 महीने में ऐसा था कि आप मैं कुछ भी काम करूँगा तो अनसक्सेसफुल होगा। स्लो प्लैनेट है वो, स्लो सक्सेस, स्लो सब कुछ स्लो कर देता है, स्लो करता है। तो आपकी ढैया चल रही होगी। नहीं, ढैया भी नहीं चल रही थी। So what? राहु ने अभी ट्रांजिट लिया है। राहु केतु का ट्रांजिट आया है इस साल 18 मई को आया है। यस। है ना? सो ये अपना 15 जून तक चलेगा। हाँ, है ना? सो उसमें यही है कि लाइक मेंटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। बस यही इसका एंड सोल्यूशन ये है कि कोई उल्टा डिसीजन नहीं लेने का। लेना है। सिर्फ मैंने तो उतना इन चीज़ों में घुसने का ये समझा है कि मेहनत करते जाओ, मिलेगा, सब मिल जाएगा मेहनत करने पे। हाँ, खैर वो घर भी था, उसके बाद फिर मेरे को फिर बाद में लगता है कि यार मेहनत भी तो कम ही थी, थोड़ी और मेहनत कर लेता, क्योंकि तब तो नया नया मेंटली डेवलप हुआ था मैं, कि घर की प्रॉब्लम्स दिख रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही थी। मैंने कहा कि अब थोड़ा समझदार हो जाते हैं। समझदार हुए, मम्मी को बिठा के खिलाने की बारी आई, मम्मी को सब देने की बारी आई, तब तक इतना हो गया। फिर आपने अपने आप करियर को कैसे सीरियस लिया कि मेरे को ये करना है? मैं स्टार्टिंग में मतलब 11th मान के चलते हैं, 11th मैंने क्लियर करी महू में, और महू से शिफ्ट होने के बाद इंदौर आने के बाद मैंने और पापा ने रास्ते में एबी रोड पे कपड़े बेचे हैं। ओके। वो छोटा सा वो बाम्बू वगैरह लगा के नहीं बेचते हैं, वैसे कपड़े बेचे हैं। और वहीं साइड में मैं टेबल लगाता था स्क्रीन गार्ड वगैरह की,
जैसे आप अभी देखते हो जाते होगे तो रास्ते में दिखता होगा। फिर 16-17 में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, 16-17 हाँ 2016 में यस। ये मतलब एक बहुत ट्रेंडिंग रनिंग बिजनेस बट था। मैं तो 18 की बात कर रहा हूँ, मतलब बात की 19-20 की, कोरोना का सेकंड वेव ख़त्म हुई थी। ओके। हाँ तब की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ करता था मैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं रैप स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कॉन्टैक्ट्स बने। रैपिंग का कैसे आपको आया कि मैं कर सकता हूँ? मैं तो लड़के इंप्रेस करने के लिए करता था 11th में। ओके। किसको कॉपी करते थे आप रैप में? लाइक स्टार्टिंग में तो कॉपी किया होगा। यस, 2 जन स्पेसिफिकली, रफ्तार और किंग। ओके। किंग नया नया आया उस था। टाइम तो रफ्तार को तो मैंने भी बहुत कॉपी किया है। रफ्तार तो तो हाँ, रफ्तार का आपने कौन सा सॉन्ग कॉपी करा है? कॉपी तो नहीं बट मैंने सुनना लाइक उसको उसको जो सुनना स्वैग मतलब मेरा देसी ऑब्वियसली मुझसे उसकी है ना। कौन सी लाइन जो सबसे बोलता है, दीदी तेरी बंदी और मैं तू हूँ तेरा मेरा साला साला जल, तू पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जला और फोटो पे चढ़ा हो तेरी फूल वाली माला, अभी काले जितने खाना चीनने वाला है निवाला के अभी तक जो सुना वो फ्रॉड है, फ्रॉड कर है। जाओ बेटा मेरी तोड़ है भाई तेरे ने रैप कर इंडिया वाला तुम्हें लगा वो सेमिनार में गॉड गॉड है। यस यस, वो तो लिखा है, डायरी में लिख लिख के याद किया है। तो उस टाइम से मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो करनी चाहिए, चीज़ें अच्छी है। हाँ, और वो बहुत इजी रैप था, मतलब उस टाइम के लिए तो लोगों को रट्टा हो गया था, ऐसा रैप था। आजकल रैप याद नहीं होंगे लोगों को, लेकिन उस टाइम पे याद हो गए थे। फिर वो हसल आया था उस टाइम पे सीजन 1, और एमीवे वर्सेस रफ्तार चला था, बीफ चली थी इनकी। तो वो हिप हॉप का पीक टाइमिंग था, हिप हॉप का तो नहीं, डीएचएस का पीक टाइमिंग था। 19 तो पीक टाइमिंग। हर 6 से 7 दिन में एक गाना आता था। हाँ एक दूसरे को गाली गलौज करते थे। अरे जनता एंजॉय कर रही है, जनता एंजॉय कर रही है। सही बात है। क्रेजी टाइम था। और उसके बाद एमीवे का भी ग्राफ बढ़ा। हाँ, एमीवे ने तो फाड़ दिया, रफ्तार तो ऑलरेडी कर ही रहा था। बट हसल में एक कंटेस्टेंट आया था सीजन 1 में, किंग करके, जो अभी टॉप प्लेयर, सबको ही पता है कि सबको क्या कौन है किंग। हाँ, हसल कौन से उसमें आया था? सेकंड 19 में आया था। सेकंड सेकंड तो कोरोना के बाद में आया था शायद, नहीं 23 में आया कौन था। सा था हसल का? ये सीजन 1 था। सीजन 1 में किंग आया था। किंग आया था। Okay. हाँ, थर्ड आया था उसमें, थर्ड प्लेस थी शायद उसकी। तो उसके गाने, मतलब उसका जो फ्लो होता था ना, उसके फ्लो पे मैं अपनी लिरिक्स बिठा देता था। ओके। हाँ, और वैसा गाना बनाता था। तो लड़के इम्प्रेस हो रही, ओके, है ना। और हम ठहरे बैक बेंचर, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मेरे, 70-75% तक बना रहा हूँ मैं, लेकिन पीछे बैठना होता था। अब मेरे को दे दिया चैलेंज कि क्लास की टॉपर बताओ। चैलेंज किसने दिया? दोस्तों ने। ओके। है ना, एक बंदा था कि उससे करवा दे, उसने मेरे से बोला था कि मेरी उससे करवा दे, है ना। मतलब भाई तू तेरे को देख, तू उसको देख करके ना, तेरे से नहीं होगी तो तेरे से हो जाएगी, लगी शर्त। तो ठीक है, तो मैंने उसको शायद 3 हफ्ते मैक्सिमम, 3 हफ्ते के अंदर तो हम रिलेशनशिप में आ गए थे। और वो मेरा पहला रिलेशनशिप था। इम्प्रेस कैसे किया उसको? उसको शायरियाँ पसंद थी। ओके। तो शायरियाँ वगैरह करके, मैं ना बहुत फ्री स्टाइल शायरियाँ करता था उस टाइम पे। कुछ भी कहीं से तोड़ मरोड़ के चिपका के लड़कियां ग्रुप बना देता था, उनके बीच में मैं जाके बोलता था। प्लान की प्री प्लान या इंस्टेंट प्लान करते? इंस्टेंट। ओके। उसी टाइम पे वो गॉसिप चल रही है वहाँ, मैं जाके करता था, इम्प्रेस हो गई। तो अब उसको इम्प्रेस करने के लिए शायरियाँ चल रही है, वो ग्रुप में बैठी हुई है, तो मैं उनको शायरियाँ सुना रहा हूँ रैंडमली, इंस्टेंट शायरियाँ बना के। तो वहाँ से इम्प्रेस हो गई। कितने कुछ 15-20 दिन, मतलब मैक्सिमम 3 हफ्तों में। तो अब यहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, और हमारा रिलेशनशिप था मेरा पहला, है ना। अब लौंडे तो यार सब हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ों में नए नए होते हैं, तो उनको पता ही नहीं क्या करना होता है। 1.5 साल निकल गया ऐसे ही उसके पीछे लड़के, या अब मिल तो बातें नहीं है, घर से दिक्कत ही आती थी कि मेरे घर वाले तो ठीक है, उसके घर वाले तो पूछे कहाँ जा रहे हैं। सेम कोचिंग में लग गए हम, ओके, पढ़ने के लिए, वहाँ साथ में जा रहे हैं। बट देन वो मुझसे बात करने के लिए अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाती थी। ओके, फीमेल फ्रेंड? हाँ, बेस्ट फ्रेंड, जो उसे घर के सामने ही रहती थी। राइट। अब वो उसके फ़ोन से मुझे फ़ोन लगाती थी। ऐसे दिन निकलते गए, 3-4 महीने हुए, फिर मेरी उसकी बेस्ट फ्रेंड से बात स्टार्ट हो गई।
So yeah, I cheated on her, but शायद वो अच्छा हुआ. Why? ऐसे देखते हैं कि न्यूबी रिलेशनशिप, इमेच्योर, दोनों ही. उसके बाद फिर दोनों की चॉइसेस वो नहीं है जो वो चाहते हैं. एक आपका ड्रीम चॉइस होती है आपके पार्टनर को लेके, वो दोनों की ही सेम नहीं थी. उसको शायद एक सीधा लड़का चाहिए था, सीधा एंड मोर फोकस टू हिज करियर वाला. ग्रीन फ्लैग. यस. और मैं तो लाल चटक फ्लैग था भाई, एकदम प्रॉपर. तो कि हर लड़की पीछे पड़ी हुई है वैसे लड़का मैं, या मैं हर लड़की के पीछे पड़ा हूँ वैसा लड़का मैं. तो उसका ऐसा था कि यार नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए था, बट अगर अब है तो अब काम चला ले, तो मतलब अब करना ही पड़ेगा. वो मजबूरी उसके चेहरे पे दिखती थी मुझे. ओके. राइट. बट व्हेन आई चीटेड आई रियलाइज कि अगर मुझे उसके रहते किसी और के साथ अट्रैक्शन हो रहा है और अगर मैं उसके साथ हूँ फिर भी, तो ये तो दोनों के लिए गलत है. मेंटली तो चीज़ें, मतलब मेंटली आप चीट ही कर रहे हो ना. चीट ही कर रहा हूँ मैं. तो फेस पे फिर झूठ क्यों दिखाना? कि मैं उसको बोल दूँ कि यार तू ही है मेरी लाइफ में जो है, पीठ पीछे मैं कुछ करूँ भी नहीं, बट दिमाग में तो चीज़ें बहुत चल रही है ना. तो वो गलत होता कि मैं आगे जाके भी कहीं और मुझे अट्रैक्शन होता. अगर मुझे मेरे पार्टनर के रहते किसी से अट्रैक्शन हो रहा है तो शायद मैं उसको उसके साथ पूरी लाइफ नहीं निकाल सकता. बट ये चीज़ें यहाँ पे ये भी हो सकते हैं ना, दोनों चीज़ें अगर वर्कआउट करो या कन्वर्सेशन करो, बट उस टाइम तो आप लोग में इमोशनली एज देखो ना यार, 16 साल के हैं, इमेच्योर थे ना दोनों. 16 साल के हैं, इमेच्योर हैं. उसके बाद मैं तो अपने आप को उस टाइम पे तो बहुत गलत मानते ही था कि मैं तो बुरा ही हूँ, है ना. इट वाज कूल टू बी अ रेड फ्लैग उस टाइम पे, है ना. धीरे धीरे चीज़ समझ में आती है. मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आया सिर्फ इसलिए कि फिजिकल चीज़ें मुझे पहले नहीं मिलती थी. राइट. दैट्स गोइंग डीप. बट या उस टाइम पे वो बहुत नई लड़की, शी डज नॉट वांट टू इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. बट मैं ठहरा लौंडा. तो आई आस्क्ड हर कि क्या हम क्वेश्चन मार्क. शी वाज लाइक नो, शादी तक नो. ठीक है, फाइन नहीं करेंगे. बट गलती फिर मेरी वही होगी ना कि मैं किसी और की तरह अट्रैक्ट इसलिए हो गया कि वो लड़की मेरे साथ ये सारी चीज़ चाहती थी आगे से. शी वॉन्टेड टू बी विथ मी, रिलेशनशिप में नहीं, बट एज हर बडी, कि तुम मेरे साथ रहे सिर्फ इन चीज़ों के लिए, कैजुअल. यस. उसके साथ मैं 4 साल रिलेशनशिप में रहा हूँ. 4 साल. देन आई गॉट चीटेड. इमोशनल फीलिंग्स, इमोशन कर्मा. फुलफिल हो गए होंगे उनके. कर्मा. कह सकते हैं. आई चीटेड, शी चीटेड. बट हाँ, ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे समझ में आया कि यार जो रिलेशनशिप फिजिकल चीज़ों से स्टार्ट होता है वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करता. क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप की नींव, उसका बेस ही वो रखा है जो नहीं होना चाहिए यूसेज के लिए. यू वेरी क्लियर. 2 साल तक हम 2 साल रिलेशनशिप में आए हैं, 2 साल तक हम एज अ क्लोज फ्रेंड रहे. बट उस टाइम तक भी हमको ऐसा था कि हमको सिर्फ यही चाहिए और कुछ ज़रूरत नहीं है. बट देन व्हेन आई रियलाइज कि यार ये गलत हो रहा है, ये मेरी लाइफ के साथ गलत हो रहा है. मैं करियर तो मेरा ख़त्म हो ही रहा है. उसके बाद में क्या इसको मैं एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ वाइफ देखता हूँ? मन में तो नहीं होगा. नहीं, है ना. क्योंकि शी हैड अ वर्स्ट पास्ट, वर्स्ट देन मी. ओके. राइट. बट आई एक्सेप्टेड जस्ट बिकॉज कि मुझे भी तो मिल ही रहा है. गेटिंग इट? कि मुझे तो सब मिल रहा है, तो मुझे क्या लेना देना. बट देन रिलेशनशिप में भी आ गया, मैं 2 साल रहा. ज़ोडिएक साइन क्या था, याद है उसका? लिब्रा.
लिब्रा। और आप? जेमिनाई। ओके। होते हैं कंपैटिबल, होते हैं अ, होते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ थोड़े बहुत तक ही थे तो हम भी। आप लोग की कंपेटिबिलिटी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में ज़्यादा होगी। ज़्यादा थी, यस। हम्म, और वो भी क्या ही ज़्यादा थी यार, जब वो मोस्टली वर्चुअल था, हम्म, लॉन्ग डिस्टेंस था, इंदौर मऊ वाला लॉन्ग डिस्टेंस था वो। हम्म, तो बहुत ज़्यादा ही वर्चुअल था कि हम मिल तो क्या ही रहे। बट जब मिलने का टाइम आया हम्म, कि मैंने सोचा कि अब चलो, नंबर है मेरा, नंबर लग रहा है, मतलब अब कुछ मिलेगा मुझे, तो हम्म, देन वो कहीं और ही चली गई। हम्म, धोखा। बट खैर ये सारी चीज़ें तो इमेच्योरिटी में थी, आपको तो मज़े आ रहे थे उस टाइम में ऐसे करने से। हम्म, बट नाउ आई रियलाइज़ कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत थी। हम्म, मैं गलत चीज़ों में था, गलत चीज़ों में था ही था। बट देन इसकी वजह से मुझे और ज़्यादा गलत चीज़ों में मैं घुस गया। मैंने बहुत मुश्किल से उन चीज़ों से बाहर आया हूँ, बहुत मुश्किल से। कुछ लोग तो अभी भी बाहर नहीं नहीं आ हैं। पाते हैं, नहीं आ हम्म, पाते हैं। आपके पॉडकास्ट पे ये सारी बातें मैं कर ही इसलिए रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं, इट्स एडिक्शन ना, एडिक्टेड है, डोपामिन मिलता है, इंस्टेंट डोपामिन। मास्टरबेशन से एडिक्टेड है। अल्कोहल से भी खतरनाक है। और ये सारी चीज़ें लीड करती है सिर्फ वन टाइम सेटिस्फैक्शन। और ये नेचुरल डोपामिन है ना, दूसरे बाहर तो नेचुरल तो और इफेक्टिव रहता है। यस। और आप एक बार इन चीज़ों में घुस गए तो आप निकल नहीं सकते अनटिल अनलेस आपको कोई आपको आपके पास कोई हो ना, एक इंसान होना गाइड ज़रूरी करने है। वाला। बट मुझे ये लग रहा है कि आज की जनरेशन, अभी जो लेटेस्ट जो रिसेंट की जनरेशन है ना, वो इन चीज़ों में और इफेक्टिवली फंसेगी। रीज़न, हाँ, नए नए गैजेट्स, यस, बेटर विजन, AI, बेटर क्वालिटी, AR VR रिजोल्यूशन। यस, आपने एक कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा, VR पोर्नोग्राफी या सुना है, 3D एनिमेशन के थ्रू यस, जो हाँ 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 हाँ, चीज़ें देखते हैं, हम्म। तो वो कितना एडिक्टिव होगा अगर आप बहुत सोचो तो बेकार सही। है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ये चीज़ें 3-4 साल पहले नहीं मिली। हम्म, मिलती तो मैं शायद और बेकार चीज़ों में होता। अभी AI चैट चली है जिस पे आप आपका पार्टनर क्रिएट कर सकते हो, ओके। उसके जेस्चर्स, उसके पर्सनालिटी बना सकते हो कि आप चाहते हो कि वो कैसी हो। उसके बाद आप उससे चैट कर सकते हो, AI गर्लफ्रेंड। गॉट इट। तो ये बहुत बेकार चीज़ें आ रही है। और एक बार किसी को मास्टरबेशन की लत लग गई, नहीं छूटेगी बॉस, कितनी कोशिश कर लो, अनटिल अनलेस आपके पास कोई दोस्त, कोई पार्टनर या एक फैमिली मेम्बर हो ना जिसको ये सारी चीज़ें पता हो, वही निकाल सकता है। या फिर कुछ इंसिडेंट हो जाए आपके साथ, Yes. वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, तो वो डिस्टर्बेंस से आप बाहर निकलो। इमेच्योरिटी से आप जब ट्रांजिशन मारते हो मैच्योरिटी में, तब आपको पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कह सकते हो कि टेम्पररी है, सेटिस्फैक्शन के लिए, कि आपको अभी मज़ा आ रहा है। फिर क्या, आपने एक पॉन देखा, कर लिया, अब क्या, नाउ व्हाट? यू एक्चुअली लूज योर स्पर्म्स, और एक सेट ऑफ स्पर्म की बनने प्रोसेस में होने में मोर देन 45 डेज लगते हैं, Yes. और आपने यूं ही सब एंड कर दिया। लोग एक दिन में 4 बार कर रहे हैं। यू नो द पावर ऑफ स्पर्म, लाइक इट कैन प्रोक्रिएट एंड रिक्रिएट अ न्यू लाइफ, यस, है ना। Yes. सो एक पूरा एक ह्यूमन बॉडी बना सकता है, यस, और इंसान उसको यूं ही दैट इज वेस्ट अ करता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। व्हाट इफ अगर वो ऊपर जाए, एक होल्ड करके, एक Energy दे। प्रोसेस करके हम उसको ऊपर एंड चैनलाइज करें हमारे ब्रेन की तरफ, जो कि हो सकता है थ्रू मेडिटेशन एंड योगा और चैंटिंग। यस, उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन सेल्स है इतनी इफेक्टिव हो जाएगी, फोकस इतना शार्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगी वो। तो ये चीज़ों को नॉलेज नहीं रहती आज की डेट में। यस, अभी अगर कोई एडिक्टेड है, उसको अगर निकलना है इन सारी चीज़ों से,
जैसा आपने बताया मेडिटेशन, आप भगवान में इन्वॉल्व हो जाओ आपके। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहले हाँ, अगर किसी को निकलना हो ना, वो ये नहीं कर सकता कि मैं अगले महीने में ही ख़त्म हो जाएगा मेरा। हाँ, आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे और तब तक भी आप करते ही रहोगे। आप आज अगर प्रण लेते हो कि मैं 1 महीने तक नहीं करूँगा, दैट्स टफ, नहीं होगा। सो इट्स दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहले तो एक एक्टिविटी स्टार्ट करो, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो फ्लो होती है। कीप योरसेल्फ बिजी। हाँ, तो मे बी जिम या कोई अच्छा स्पोर्ट, प्लस उसके साथ एक अंदर से विल होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन ले लो कि भैया 3 दिन तक मैं नहीं करूँगा, यस, वो कंप्लीट हो स्मॉल गया, स्टेप्स, है ना। फिर नेक्स्ट वीक चालू करो, 7 दिन तक नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, वो कंप्लीट हो गया टास्क, अपने आप को होल्ड ऑन करो, Yes. फिर 21 दिन का 21 चैलेंज दिन लो। का करो। 21 दिन हो गया तो फिर आप खैर फिर बहुत उसके बाद तोड़ो, मैं तो बोलूँ तोड़ो, 21 दिन के बाद खत्म तोड़ो, कर, फिर हाँ 35 से 40 दिन का लो या 42 डेज का लो, फिर वापस तोड़ो, It's- देन जाओ 3 महीने 100 डेज का। परफेक्ट। और जिस दिन वो हो गया ना, टू डू वंस इन अ मंथ, ओके, यस, इट्स ओके टू डू ट्वाइस इन अ मंथ। उससे ऊपर जाते हो तो आपका तो फिर माइंड ही वहीं जाता है कि यार 15 दिन हो गया अब मेरे को करना है, 1 महीना हो गया अब मेरे को करना है। अगर आपको सही में छोड़ना है तो आप फिर भूल जाओ कि आपको करना ही है। इसमें ये भी रहता है कि अगर आप टोटली बिजी हो गए तो दिमाग भी नहीं जाएगा। हाँ, बिजी हो जाओ, सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास काम है, अगर आपके पास लोग हैं जिनको आपको टाइम देना है, अगर आपके पास एक विजन है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, वो आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आपको चेंज होना है, आपकी लाइफ चेंज करनी है, एक मिडिल क्लास में तो ये बहुत बड़ा एडिक्शन है यार। मिडिल क्लास आदमी वेला है। इट्स नॉट अबाउट मिडिल क्लास, मतलब ये एडिक्शन तो किसी को भी लग सकता हो है। सकता है, मैं बता रहा हूँ मिडिल क्लास के जो लड़के रहते हैं वो वेले होते हैं ज़्यादातर, राइट। वेले होते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि उनके पास स्ट्रेस ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। किसी लड़की से लड़ाई, मतलब गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई तो स्ट्रेस कहीं और निकल रहा है। घर वालों ने चिल्ला दिया, स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ निकाल दो। खुशी हो, करियर का स्ट्रेस हो रहा है, वो कर लिया। ये सॉल्यूशन है। लोगों को नींद नहीं आ रही तो लोग कर रहे हैं, और ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि अल्कोहल या किसी भी टाइप का नशा या सेक्सुअल चीज़ें किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होती है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या आपको प्रेशर है किसी चीज़ का, तो आप इन चीज़ों का सहारा तो मत ही लो। 2 इसके सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये चीज़ें स्ट्रेस बर्स्ट हो रहा है आपका, स्ट्रेस बहुत आ रहा है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन, आपके घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर होगा, वहाँ जाके बैठ जाओ। परफेक्ट। 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। या फिर किसी फ्रेंड को आप ज़्यादा मानते हो, उनसे 5 मिनट बात कर लो, माइंड पूरा शिफ्ट हो जाएगा। यस, ये 2 इतनी इफेक्टिव चीज़ें, इससे कोई इफेक्टिव कुछ चीज़ ही नहीं है। मैं भी एडिक्टेड था। मैं कैसे निकला हूँ? सिर्फ लोगों से बात करके। कॉन्वर्जेशन बढ़ाई मैंने अपनी, कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक में बात कर रहा हूँ, अपने आप को डाइवर्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर जब मैं समझ गया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं चेंज हो गया। मैंने बोला नहीं भाई, अब ये सारी चीज़ों में अगर मैं पड़ा रहा तो बुरा है। और अगर आपको टफ चैलेंज लेना है तो आप तो किसी अपने की कसम खा लो, किसी कसम में 1 महीने तक कुछ नहीं करूँगा। दैट वर्क्स। मेरे लिए तो करा। मैं तो करने आता हूँ तो मेरे को तो सामने कसम दिख जाती है ना, नहीं मैं तो भगवान की कसम खा लेता, भगवान 1 महीना नहीं करूँगा। और मैं तो यही बोल देता हूँ, अगर मैंने करा तो मेरे साथ जो बुरा करना हो करना। बस ये डर ही मेरे को बचा लेता था। सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना है भाई। ऐसे तो सॉल्यूशन देने वाले बहुत लोग हैं कि यार मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें करो, जिसे अपन ने डिस्कस करी, बट एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो इंसान खुद ही ढूंढता है अपनी लाइफ में, कि उसको किस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकलना है। That's great. यस। सो लाइक रैपिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे आया, और आपने कुछ अभी लिखा है? मैं लिखता रहता हूँ, हर 2 या 3 दिन में कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। पर मेरी एक गंदी आदत है कि मैं उन चीज़ों का अधूरा लिखता हूँ। ओके। आज अगर मैं जिस जोन में हूँ तो मैंने उस जोन में लिख दिया, उस जॉनर का गाना लिख दिया, आधा ही लिख दिया। आधा लिखने के बाद मैं बाहर आ गया। भाई मेरे को एक कोलैबोरेशन का आइडिया है, इंस्टेंट आया अभी। मैं बहुत टाइम से सोच ही रहा था, क्यों
क्योंकि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा नीड है, प्लस आप रैपर हो और मुझे भी लिखना पसंद है, बट मैं एक नया जॉनरा क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि है कि स्पिरिचुअल सॉन्ग पे रैप। अभी कुछ 2 ही बंदे जो कर रहे हैं, एक नारसी हो गया और एक और का नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा लिखता है। तो वो उनका कंटेंट बहुत चल रहा है, प्लस पॉजिटिव चीज़ है, प्लस आज की जो यूथ है वो इन चीज़ों को ज़्यादा अटेंड करेगी, गेन करेगी, सुनना जिम में बजते हैं उनके गाने। हाँ, वो है ना, 2 ही बंदे राम के और हनुमान जी के गाने बहुत जिम में हैं जो रैप करते हैं, है ना। अग्रम अग्रवाल है एक। ओके, नारसी को तो जानते ही हैं। नारसी और एक अग्रम अग्रवाल है। तो इनका ही कोलैबोरेशन, अभी यही 2 बंदे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ लेके आ सकते हैं अपन। मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक गाना लिखूं, ऐसा ही कुछ। लाइक ये एक नहीं होता है, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ सीरीज, और एक पूरा जॉनरा ही क्रिएट करना पड़ेगा। इफ यू वांट, अपन एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। मैं जॉनर नहीं चेंज कर सकता अपना, बट वी कैन क्रिएट 4 से 5 सॉन्ग का। दैट्स ग्रेट। एल्बम 30 मिनट की जाती है, तो वी कैन क्रिएट एन ईपी, ओके, जिसमें आप 6 गाने डाल सकते हो। दैट्स ग्रेट। क्योंकि एल्बम में तो आपको शायद 10-12 गाने डालने पड़ते हैं, और 30 मिनट उसका टोटल रन टाइम होना चाहिए, तो वो एल्बम कहलाती है। अगर उससे कम रहता है तो वो ईपी कहलाती है। विल डू इट, श्योरली विल डू इट। इस पे वर्कआउट करूँगा। अच्छा, ये मैं 2 से 3 महीने से ट्राई करता हूँ। मैं बैठा भी था कि यार मेरे को लिखने बैठूँ, मेरे नोट्स बने हुए हैं कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिखता हूँ, जो भी थॉट्स आते हैं ना, मैं ट्राई करता हूँ कि लिखूँ। बट वो लिखने के बाद क्या, जैसे आपने बोला ना कि इनकम्प्लीट हो जाते हैं, उसका अभी मेरे को आउटकम नहीं मिल रहा है ना कि ये इन चीज़ों का क्या होगा। यस, समझ रहा हूँ, है ना। सो यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा अपना, तो ये हम लॉन्च करेंगे, दैट्स फॉर श्योर, बना सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप कुछ प्रोसेस करते हो, लिखने जाते हो, तो दिमाग में क्या चलता है और किस तरीके से आप रैप करते हो या लिखते हो, आई मीन। जैसे मेरा एक गाना मेरे को फेवरेट लगता है, कहने दो करके, वो मैन एम्पावरमेंट पे लिखा है मैंने, राइट, लड़कों के ऊपर प्रॉपर, कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, दैट्स गुड, बट लॉन्डो का क्या, मैंने उस पर एक गाना लिखा था। तो मेरा प्रोसीजर बताता हूँ कि मैं ना पहले टॉपिक्स निकाल लेता हूँ, 10 टॉपिक्स, 10 टाइटल्स आर इनफ कि मुझे बात किस पे करनी है। एंजाइटी बात करनी है, ठीक है, फाइनेंशियल बात करनी है, तो मैं 10 टॉपिक ऐसे लिख लेता हूँ। आई मेक श्योर कि एक गाने के अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ। तो नाउ यू हैव कि जैसे 4 लाइन एक बार बनता है ना, 16 बार का एक वर्स बनता है, ओके, राइट। एक वर्स मतलब कह सकते हैं कि 16 वर्स का तो शायद एक गाना बन जाता है। 8 बार का, नहीं सॉरी, 8 लाइनों का मतलब 2 बार का एक वर्स बन जाता है। बीच में आप फिर ब्रिज डालो, प्री हुक डालो, हुक डालो, राइट, तो वो बहुत लंबा चौड़ा जाता है। तो आप एक टॉपिक पे 4 लाइनें रैप लिख सकते हो। आपने टॉपिक लिया एंजाइटी, मैन एम्पावरमेंट आपका एक टॉपिक है, उसमें एक टाइटल है आपका एंजाइटी का। अब एंजाइटी पे आपको 4 लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल, उस पर आपको 4 लाइनें लिखनी है। तो आप ऐसे पूरा गाना रेडी कर सकते हो। अब ये मैंने एक टॉपिक के बारे में बता दिया। अब मान लो आपको कोई कमर्शियल गाना लिखना है। कमर्शियल गाने में आते हैं जैसे आप पैसे की बात कर रहे हो, लड़कियों की बात कर रहे हो, राइट। आपको अगर जिंगल बनाना हो किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी आपको बोला है कि यार हमारे कंपनी के ऊपर आप रैप क्रिएट करो। जैसे आजकल बहुत सारी कंपनी, जैसे कोका कोला कंपनी जो उन्होंने रैप बनवाया, या पेप्सी ने बनवाया, राइट। तो अगर आपके पास कोई आके बोलता है, स्मॉल बिजनेस आके बोलता है, स्मॉल रैपर के लिए बता रहा हूँ मैं, जो न्यूबी रैपर्स है, बिगनर रैपर्स है, उनके पास अगर कोई कंपनी आती बोलती है यार कि हमारा इतना ही बजट है, ज़्यादा नहीं 8-10 हज़ार रुपये आपको दे सकते हैं, इसमें आपको एक पूरा गाना बना के देना है। ओके। एंड बिगनर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है ये, कि एक तो मैं किसी को गाना बना के दे रहा हूँ, वो बजाएगा, हर जगह यूज़ करेगा, पैसे भी मिल रहे हैं, मेरी स्किल भी शाइन कर जाएगी, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनके पास अगर ऐसा कोई आता है कि मान लो कोई फूड कंपनी है, राइट, जो बनाती है
सिर्फ चाइनीज़ खाना, जैसे वाओ चाइना हो गया है ना। वाओ चाइना अगर आपके पास आके बोलती है कि यार एक रैप बना के दे दो, तो आप उनके टाइटल्स ले लो मेन कि आपको किस किस पे रैप चाहिए। उनके प्रोडक्ट हो गया, टैगलाइन हो गई, कंपनी का अबाउट हो गया, उसके बाद फिर उनकी स्पेशलिटी हो गई, उनके नया कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कुछ लॉन्च करते हैं, नया प्रोडक्ट हो गया, नया ऑफर्स हो गए, वो होता है, और पब्लिक रिएक्शंस हो गए। 6 आपने टाइटल निकाल लिए, अब इन चीज़ों के ऊपर आप गाना लिख सकते हो। ये प्रोसेस होता है। इससे मुझे भी 2-4 कंपनियों के ऐसे आए थे, तो मैंने उनको बना के दिया था। अब फिर मैं तो डील साइन कर लेता हूँ कि यार मैं, आप बताना ही मत कि ये मैंने लिखा है, राइट, आप बताना ही मत कि ये मैंने गाया है, ठीक है। अगर आप बताते हो एक्स्ट्रा अमाउंट, नहीं बताते हो तो इतना ही, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। मैं चाहता नहीं कि मैं एसोसिएट हूँ उनके साथ और लोग बोले कि मैं तो इनके साथ कर रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें घोस्ट राइटिंग भी बोली जाती है। घोस्ट राइटिंग आपको पता है कि अगर मैं रैपर हूँ, मैं किसी से गाने लिखवाता हूँ तो घोस्ट राइटिंग हो गई। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए गाना लिखूँ तो घोस्ट राइटिंग हो गई। आप किसी को बताओगे नहीं कि वो गाना मैंने लिखा है। और यही कंट्रोवर्सी हनी सिंह और बादशाह की चलती है। ब्राउन रंग किसने लिखा? यस। तो पहले तो वो लोग भी खुश थे कि हाँ चल रहा है गाना, मैंने लिखा है, उसने गाया, चल रहा है। बट बाद में जब गाना वायरल होता है ना, तब दिक्कत आती है। अच्छा वायरल हो गया, क्रेडिट का है, बस क्रेडिट की तो रहता है। पर अभी तो मैं उतना इंटरेस्टेड हुई नहीं क्रेडिट वगैरह में। मैं तो गाना बना के देता हूँ, आप मेरे को पर्टिकुलर अमाउंट दे दो, दैट्स इनफ। एक इंस्टेंट रैप आप बना सकते हो या बनाने में प्रेफर करते हो? मैं आप प्रोसेस करके लिखना नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप ना काउंट नहीं होना चाहते हो फ्री स्टाइल रैपर्स में, राइट। आप कोई भी बड़ा नाम एक रैपर का बोलो जो फ्री स्टाइल करता हो, डोंट नो, कोई नहीं है ना, करता। तो आपको वैसा काउंट नहीं होना है, राइट। नेजी बहुत अच्छा रैपर है, लेकिन जब वो फ्री स्टाइल करने पे आता है तो वो बहुत हकता है। ओके। बहुत ज़्यादा। अभी उसका कल या परसों एक ट्रैक आया है, बहुत अच्छा ट्रैक है, मतलब लगभग 2-2.5 साल बाद उसका कोई अच्छा गाना है जो प्री रिटर्न है। अगर वो फ्री स्टाइल कुछ रैप लेके आता ना तो वो नहीं चलता। आप बड़े रैपर में से किसी को नहीं बोल सकते हो कि आप उनको नहीं बोल सकते आप फ्री स्टाइल रैप करके बताओ। बादशाह जैसा बंदा, हनी सिंह जैसा बंदा, किंग जैसा बंदा अच्छा अर्न कर रहे हैं, हिट गाने बना रहे हैं, बॉलीवुड में आ रहे हैं। अब आप उनको ये नहीं बोलोगे फ्री स्टाइल कुछ हो जाए, क्योंकि दे आर नॉट इनटू इट। उनको पता है कि ये चीज़ आपको एक अलग जॉनर में बांट देगी, एक अलग कैटेगरी में बांट देगी, एक अलग काइंड ऑफ रैपर जैसे आप गिने जाओगे। एंड फ्री स्टाइल इज़ जस्ट अ स्किल, वो जॉनर नहीं है। फ्री स्टाइल रफ्तार भी कर सकता है, लेकिन वो उसको फ्लेक्स नहीं करता है कि मेरे को फ्री स्टाइल आता है। वो बस आपको करके दे देगा, पर ये नहीं बोलेगा देखा मैंने फ्री स्टाइल किया। ओके। यस। उसका इतना यूज़ नहीं रहता, जब यूज़ नहीं रहता है। बेनिफिट होता है जब आप गाने लिखने बैठते हो, आपके लिए ईजी हो जाता है। बट अगर आपके पास गाने प्री रिटर्न रहेंगे जो आपने पहले लिखे हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर गाने होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बार और वर्ड समझा है ना। अगर आपके 16 बार का गाना है, पूरा गाना है, प्रॉपर गाना है, तो वो तो आप फिर कभी भी रिकॉर्ड कर लो, किसी साथ कोलैब कर लो, राइट। अब आप फ्री स्टाइल करोगे तो वो आप उसमें मेन स्ट्रीम में नहीं खेल सकते, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्री स्टाइल रैपर होता तो मैं क्या करता, इंस्टाग्राम रील्स डालता शायद, है ना, और क्या करता। ऑप्शंस आर डेड, यस, राइट। क्या मैं अपने गाने निकाल पाता? नहीं। मैं क्या बोलता फ्री स्टाइल गाना आ रहा है मेरा, नहीं, है ना। और निकालते भी जब तक तो वो कॉपी हो जाता होगा। यस, लोग तो बोलते फ्री स्टाइल गाना, ये तो पहले से लिखा हुआ है, मतलब ये तो कोई भी गाना निकाल के बोलेगा ये फ्री स्टाइल है, कैसे मान ले।
ऐसा है, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सिर्फ रील्स पे वायरल होते हैं, रील्स पे शॉर्ट्स पे वायरल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री स्टाइल अच्छा करते हैं। बट आगे क्या? आप गाने नहीं बना पाओगे, आप एक बड़ा गाना नहीं दे पाओगे, आप स्पॉटिफाई पे नहीं दिखोगे। स्पॉटिफाई पे कौन सा फ्री स्टाइल रैपर है? ये इसके कॉन्स है। भाई आप कंटेंट क्रिएशन में फुल्ली कब आए? मैं पहले किसी के यहाँ जॉब करता था एज एन एडिटर। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एडिटर? जिस टाइप की वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ओके, जिस टाइप का मेरा चैनल है उस टाइप का ही। ओके, एंड now he has 30 million plus subscribers. 30 million plus Okay. subscribers. would you like to disclose the name? yes. बहुत मतलब मैंने उसके साथ गलत किया, बट ही इज़ अ गुड गाय। Okay. हाँ, ओम ठाकुरिया को अगर आप जानते हो। नहीं, not जॉमी प्रोडक्शन करके उसका चैनल है। okay. या सो नाउ ही हैज़ समथिंग 25 to 30 million subscribers. Great. That's a huge number. और जब मैं था तब 15-16 मिलियन, आज से 1.5 साल पहले। Okay. और अगर आप उसका देखा जाए तो 1.5 साल में ही गेंड 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 10 to 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 100% jump. राइट। तो उसके मैं जॉब करता था और अच्छी सैलरी पे, लाइक 25,000 रुपये की सैलरी पे। It's good. आई वॉज हैप्पी इनफ कि अच्छी सैलरी है। बट देन बीच बीच में मुझे क्या होता था कि रियलिटी शोज़ में ऑडिशन देता था, वहाँ जाना हो गया, या फिर कभी कभी मेरा खुद से ही मन नहीं होता था गुटली मारना, तो वो नहीं होता था। उसके बाद फिर मुझे अपनी सैलरी इनफ नहीं लग रही थी बीच बीच में, तो मुझे रखा उसने 15,000 में था। बट देन वो 25 तक हम गए थे। उसका एक स्टेटमेंट मेरे कान में अभी भी गूंजता है कि भाई हम साथ में काम नहीं कर रहे हैं, आप मेरे लिए काम कर रहे हो। राइट। और शायद तीसरे चौथे दिन तो उसने सबके सामने चिल्ला दिया था, तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। तो वो मेरे माइंड में हमेशा ही सही थी, तो आई वॉजंट गिविंग माई 100% उसके कंटेंट के लिए, उसके चैनल के लिए। बट स्टिल ही वॉज ग्रोइंग। मैं एडिटिंग जितनी भी करता था, इट वॉज हेल्पिंग हिम। राइट। मैं बीच बीच में नहीं करता था, बाकी तो मैं पूरा फोकस था कि यार काम नहीं होगा तो वो तो अलग ही दिखेगा, काम करना भी ज़रूरी है। बट डीप डाउन आई वॉज हर्ट कि मेल ईगो था यार। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ किसी के यहाँ, तो मैं भूल गया ना कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, बॉस की सुननी पड़ेगी। राइट। यस, होता है। उसके बाद क्या हुआ? लाइक फिर आपने अपना कैसे स्टार्ट किया? उसके बाद जब मैं एक प्लेग्राउंड के लिए ऑडिशन देने गया था, उसके महीने भर पहले मैंने अपना चैनल बना लिया था, जिस पर मैं वीडियोस नहीं डालता था। मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, फैमिली के लिए बनाया था। मैं इंटरेस्टेड नहीं था इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि आई वाज डूइंग रैप, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं चाहता नहीं था कि मेरा माइंड मैं शिफ्ट करूँ इस टाइप के कंटेंट की तरफ, क्योंकि मेरे को बहुत क्रिंज लगता है। अभी भी क्रिंज लगता है। इवन मैं उसको बना रहा हूँ, इवन मैं उसको ओन करता हूँ, बट येस, दैट्स क्रिंज। बट दैट काइंड ऑफ कंटेंट हैज़ अ स्पेसिफिक ऑडियंस। और ये अगर लोग समझ जाए ना, तो वो इस टाइप के कंटेंट को भी रिस्पेक्ट देना चालू कर देंगे। आस्क व्हाई? क्योंकि अगर आप अरिजीत सिंह सुनते हो, यू आर अ फैन ऑफ अरिजीत सिंह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के गाने, रफ्तार बादशाह के गाने ख़राब है। उसकी ऑडियंस अलग है। राइट। अगर आपको एक्शन मूवीज़ नहीं पसंद है, रोमांटिक पसंद है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्शन मूवीज़ ख़राब होती है। उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। साइंस फिक्शन की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। अवतार जैसी मूवीज़ की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। तारक मेहता देखने वाले की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। राइट। तो यूट्यूब पे भी कैरी मिनाटी को देखने वाली एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, मिस्टर बीस्ट को देखने वाली, उसके बाद फिर मेरे चैनल जैसे स्पेसिफिक। आप सौरभ जोशी व्लॉग्स भी तो देखो।
यस यस, उसकी जो ऑडियंस है वही हमारी ऑडियंस है. दे लव टू वॉच दीज टाइप ऑफ वीडियोस. मेरे घर के उधर एक बच्चा है, वो रॉ चीज़ें पसंद आती है ना, रॉ चीज़ें पसंद आती है उनको. ज़्यादा वो नहीं चाहिए कि यार आपके बहुत हो पास गया. एक एरा था, चला गया. अब लोगों को रॉ ही पसंद आता है कि आप जितना ज़्यादा ओपनली दिखा सकते हो चीज़ें आप दिखाओ. बता रहा था एक बच्चा है मेरे कॉलोनी में, वो एक दिन मेरे पास मोबाइल ला के बैठा. मतलब क्या देख रहा है? हो रहा है कि अभी सौरभ जोशी व्लॉग्स देख रहा हूँ, इसके बाद ये वाला चैनल देखूंगा, फिर ये वाला चैनल देखूंगा, फिर ये वाला चैनल देखूंगा, और फिर 8 बजे उसकी वीडियो आएगी तो मैं वो देखूंगा. देन आई रियलाइज कि यार लोग वेट करते हैं वीडियो आने का. दे आर डेडिकेटेड टू वॉच समथिंग. और ये सिर्फ बच्चे नहीं है, ये बहुत सारी वुमेन है जो शायद कह सकते हैं कि हाउस वाइफ वुमेन हो गई, जो बोर हो जाते हैं दिन में दोपहर में, तो उस टाइम का कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं. वो भी रियलिटी ड्रामा से परेशान हो गए. यस, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो भी इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं. और आजकल नेट तो फ्री है, कितना ही है, आप 1.5-2 GB तो इंसान बस रील शॉर्ट्स ही देखता है. इसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा है इस टाइप के कंटेंट की, इसलिए सौरभ जोशी इतना हिट है. आप या मैं सौरभ जोशी को नहीं देखते हैं. आप क्या देखते हैं कि उसने नई कार खरीदी, नया घर खरीदा, उसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए. लाइफस्टाइल पे फोकस करते हो, आप उसका कंटेंट नहीं देख रहे हो. एट द एंड लोग यही देखते हैं. आप कितना ही ख़राब कंटेंट बना लो, लेकिन अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, इनकम अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है, फिर तो कोई मैटर ही नहीं करता कंटेंट. फिर देन अगर आपको वो अंदर का मसीहा जाग जाए कि मुझे ऑडियंस को अच्छा ही कंटेंट डिलीवर करना है, तो फिर आप अच्छा बनाते हो. उसकी भी स्पेसिफिक ऑडियंस है लेकिन कम है. देन यू कांट फोकस ऑन अर्निंग विद दैट कंटेंट. क्वालिटी कंटेंट है वो, उससे आप अर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि यार मैंने ये बनाया है, आई एम हैप्पी विद दैट. मैं कैसे गया बताइए. वो रह गया. तो चैनल बनाया मैंने और मैं निकल गया ऑडिशन देने. फिर मैंने बोला कि यार जितना भी बाकी है हमारा वो आप मुझे पे कर दो. तो उसने कहा कि ठीक है सब जो भी है. पहले मना किया, देन उसने पे कर दिया. मैंने बोला ज़रूरत है मुझे, मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी. मैं बोला ठीक है. मैं वहाँ से आके फिर मैं आया जब तक तो 100K हो गए थे. ओके. चैनल पे 1 महीने के अंदर. तो देन आई सेड कि यार मैं तो मोनेटाइज हो गया हूँ. जितनी सैलरी मुझे यहाँ से मिल रही है, यहाँ से भी निकल सकती है. यहाँ से तो ईजी, मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो मैं उतना निकाल लूँगा. मैंने उतना बिल्ड कर लिया था चैनल. फिर धीरे धीरे वहाँ से 1 साल के अंदर आप 1.5 मिलियन पहुँच गए. मार्च में मैंने 6 लाख सब्सक्राइबर गेन किए. ये मार्च? यस. ओके. 6 लाख सब्सक्राइबर्स. दैट्स क्रेजी. दैट्स अ ह्यूज नंबर. लोग इतने सालों से लगे रहते हैं. 80-90 हज़ार पे अटके हुए हैं. मैं एक बंदे को देखा है, वो सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाता है, बहुत क्रेजी बनाता है, लेकिन वो 7 साल से बना रहा है, 91K पे अटका हुआ है अभी. मेरे से बहुत बेटर कंटेंट बनाता है, बहुत ही बेटर कंटेंट बनाता है. इशू क्या है, आपका कंटेंट देखने वाली ऑडियंस कम है. लोग ये देखना भूल जाते हैं, ये रिसर्च करना भूल जाते हैं कि आप जो कंटेंट बना रहे हो इसकी ऑडियंस कितनी है. क्या ये कंटेंट आप पब्लिक के लिए बना रहे हो कि लोगों को पता चले कि यार कितना अच्छा कंटेंट है, बट वो आपको रिपीटेडली नहीं देखेगी. राइट. आपको रिपीटेडली देखने वाली ऑडियंस चाहिए. एक अच्छा कंटेंट तो वो वायरल हो जाता है, बट क्या वो बार बार वायरल हो रहा है? ये पॉइंट है. फिर वहाँ आपके पास ऑडियंस मिल जाती है. अगर हो रहा है तो बेस्ट है, लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर है ही नहीं. अब यहाँ कुछ लोग अलग निकल के आते हैं, जैसे रील्स पे भी किसी के रैप वायरल हो जाते हैं. एक हर्ष करके बंदा है, हर्ष लिखारी करके बंदा है, हर्ष लिखारी, पंजाबी बंदा है जो है ना,
वो बंदे ने रील्स से स्टार्ट किया, रील्स पे वो कंसिस्टेंट था, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो सिर्फ रैप बनाता है, डालता है, ख़त्म। फिर उसका एक गाना वायरल गया, कितना कुछ 100-150 मिलियन वायरल गया। गाने हैं उसके लिरिक्स। यस, सो एक बार लोगों ने रिलेट किया, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया, तो उसने ऑडियंस बना ली। उसको ऑडियंस ढूंढनी नहीं पड़ी कि मैं इस जॉनर में गिरता हूँ, उसने ऑडियंस ही बना ली अपनी अलग, कि जो लोग रैप पसंद करते हैं वो भी अब मेरा म्यूज़िक पसंद करते हैं, जो पंजाबी म्यूज़िक पसंद करते हैं वो भी मेरा म्यूज़िक पसंद करते हैं। फिर दूसरी ऑडियंस के लिए उसने सॉफ्ट गाने भी निकाल दिए। उसका ऐसा वैरायटी है कि अब वो निकालता है तो फिर सब सुनते हैं उसके गाने। इंटरनेशनल कोलैब कर लिया उस बंदे ने। और क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया रियलिटी शोज में? यार मेरा ना बहुत मन है बचपन से कि मुझे एक रियलिटी शो करना है। ओके, राइट। और रियलिटी शो के लिए ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। आप किसी भी रियलिटी शो को उठा लो, जैसे रोडीज़ हो गया, रोडीज़ में आपको पहले GD1 देना है, फिर GD2 देना है, उसके बाद फिर आपका PI राउंड होता है जो टीवी पर टेलीकास्ट होता है, उसके बाद फिर एक कलिंग राउंड होता है। ऐसे 4 से 5 राउंड होने के बाद आप जर्नी पे जाते हो रोडीज़ की। सेम गोज़ फॉर स्प्लिट्सविला, प्लेग्राउंड, हसल का तो और टफ होता है, वहाँ आपको फ्री स्टाइल करवाते हैं। ओके, एज आई सेड कि इट्स अ स्किल जो होना ज़रूरी है आपको गाने लिखने के लिए। ओके, तो हसल जैसे हो गया, तो हसल का प्रोसीजर यही है कि आपको प्री रिटर्न आपके गाने गाने हैं, वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा ये आपका जॉनर है, बहुत बढ़िया, इसके अलावा क्या करते हो। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर एक बंदा हार्डकोर रैप करता है तो उसकी वहाँ पे ना सॉफ्ट साइड भी निकालते हैं कि क्या आप ऐसे गाने बना सकते हो, सॉफ्ट म्यूज़िक बना सकते हो, राइट, मेलोडिक रैप बना सकते हो। तो ये पूछा जाता है। उसके बाद फिर फ्री स्टाइल लिखवाया जाता है वहाँ से कि आपका जितना टाइम है इस टॉपिक पे, वहीं वो आपको टॉपिक देते हैं कि इस टॉपिक पे रैप लिख के लाओ, फिर सुनाओ, फिर लाइव करवाते हैं, फिर बीट के साथ करवाते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। उसके साथ ही जैसे प्लेग्राउंड हो गया, तो प्लेग्राउंड में पहले तो आपसे नॉर्मल वीडियो मंगवाएंगे कि आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो वीडियो से आपको बताया जाएगा कि आप अब नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड हो या नहीं हो। अगर आप हो जाते हो फिर आपको बुलाया जाता है, फिर आपको एक और सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर से एक जूम कॉल होता है, वो होता है। फिर वो होने के बाद आप जाते हो मुंबई, वहाँ पे 3 राउंड और होते हैं, फिर आप सिलेक्ट होते हो शो पे जाने के लिए। तो हर शो में आपको 4 से 5 राउंड देने ही पड़ते हैं और वो क्लियर करना बहुत मुश्किल है। और मैं हर बार 5वें राउंड में आके बाहर हुआ सारे शो में। स्प्लिट्सविला में भी इतने लोगों में से मेरी वीडियो सिलेक्ट हुई, इतने सारे लोगों में से स्प्लिट्सविला के लिए, और मैं वाईकॉम के स्टूडियो होके आया हूँ, बट वहाँ जाके मैंने फकअप कर दिया बहुत सारी चीज़ों में। क्या किया आपने? वहाँ मेरे से जितने भी क्वेश्चंस, वो मैं पहली बात तो यहाँ से बस में गया मुंबई, और वहाँ पहुँचते से ही मुझे 1 घंटे बाद वहाँ पे इंटरव्यू देने बैठना है। अब मैं एग्जॉस्ट, माइंड पूरा डेड, तो उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं उल्टे ही दे रहा था। वो पूछ कुछ रहे हैं, मैं उनको लेके कहीं और जा रहा हूँ, कुछ और ही टॉपिक छेड़ रहा हूँ। तो दैट वाज अ नेगेटिव मार्किंग। ओके, उसके बाद फिर प्लेग्राउंड हो गया। प्लेग्राउंड में तो मैं एज पे आके बाहर हुआ हूँ, एकदम कॉर्नर पे। इट वाज बिटवीन मी एंड एमीवेज एक्स। ओके, या तो आप दोनों सिलेक्ट हो गए फॉर अ कंट्रोवर्सी, या तो आप में से कोई एक सिलेक्ट होगा, whoever is बेस्ट। तो हमारा वहाँ रैप बैटल हुआ। तो आई गेस कि वहाँ मुझे जहाँ कंट्रोवर्सी रिक्वायर्ड थी, कंट्रोवर्सी कहना तो सही नहीं है, बट जहाँ वर्सेस या कंपटीशन रिक्वायर्ड था, वहाँ मैं उसको प्रपोज कर आया एमीवे की एक्स को। ओके, वहाँ पे सामने एल्विश, मॉर्टल, टेक्नो और कैरी, चारों बैठे हुए हैं, और मैं हिकीज़ लेके गया हूँ पूरे गले पे भर के। तो पहले तो मैं हिकीज़ दिखा के आया, देखो कैसा लग रहा है। तो बोले क्या चेन? यहाँ मैंने डायमंड की चेन पहनी हुई थी।
तो चेन देखा रहा है, नहीं मैंने हिकीज देखो यार, ये तो बदमाश है, एलविच बोलता है ना। ओके, तो फिर वहाँ जब हमारा कंपटीशन हुआ उस टाइम पे उन्होंने बोला कि एक दूसरे को रोस्ट करो, मैं रोस्ट छोड़ के प्रपोज कर दिया। सो वो गड़बड़ हो गई कि शायद, या मैं कंपटीशन मानता। तो देन आई नोटिस्ड कि जो नेक्स्ट 2 बंदे आए हैं उनके बीच की लड़ाई हुई और दोनों सिलेक्ट हो गए और यहाँ हम दोनों बाहर हो गए। ओके, ये चीज़ें भी होती है कि यू हैव टू नोटिस व्हाट दे वांट, फिर आप सिलेक्ट होने के बाद तो यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। एंड जो लोग बोलते हैं कि शो स्क्रिप्टेड होते हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। ओके, इतने से भी नहीं होते हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो रोडीज हो, चाहे स्प्लिट्सविला हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। द मोर यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, द मोर स्क्रीन टाइम यू हैव एंड द मोर चांसेस यू हैव टू स्टे इन द शो। बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैलिड टॉपिक पे, नहीं तो हर कोई लड़ लेगा तो हाँ ऐसा नहीं होता। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब एक और रियलिटी शो के लिए मुझे ऑफर आया था, वो एक रैप शो था, ठीक है। दैट वाज नॉट हसल। मैं उस साल हसल में ट्राई नहीं किया, और जैसे ही हसल के ऑडिशंस ख़त्म हुए थे आई गॉट अ कॉल कि ऐसा रियलिटी शो थोड़े दिन बाद होने वाला है, विच इज़ डिलेड, अभी डिले हो चुका है। तो उसके लिए मुझे ऑफर आया एंड दे आस्क्ड मी कि ओके आप कर रहे हो एंड यू आर इन, या आपको जितने भी आगे के राउंड होते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। 5 राउंड में से आपको 2-3 नहीं देने पड़ेंगे आप, क्योंकि वी नो यू, क्योंकि आप पहले हमारे साथ एक शो में रह चुके हो, ऑडिशन प्रोसेस हमने देखा हुआ है आपका, तो वी नो कि हाउ यू आर, है ना, भले रैप में हो चाहे पर्सनैलिटी वाइज हो, बहुत चीज़ों में। तो बोले कि ओके, मैंने उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक और बंदे को, एक और क्या, जितने भी बंदे हैं आप उनको बोल सकते हो कि इस शो का आप ऑडिशन दे दो, है ना, आपके इंदौर से अगर दूसरे भी रैपर्स हैं तो आप उनसे बोल सकते हो। मैंने सबसे पहला कॉल लश्करी को करा, ओके, जो इसी साल हसल जीता है। मैंने उसको कॉल करा कि हसल कर रहा है, कहता नहीं भाई अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है छोड़, मेरे पास एक शो है, दोनों भाई चलते हैं साथ में, पढ़ाएंगे, तगड़ा शो है, और लीड भी अपने पास। तो उसे कहना है कि हाँ डन भाई, हम आप की करते हैं, तू जो भी है मेरे को बता। ठीक है, मतलब डिटेल्स वगैरह भेजता हूँ जैसी आती है। हफ्ते भर बाद तो वो हसल पे दिख गया। ओके, ओके, आई वाज शॉक्ड कि यार उसने तो मना किया पहली चीज़। उसके बाद मैंने सबसे पहले ही कॉल कर दिया इसको कि यार, क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है कि यार ये स्टिक है रैप पे, इसको करना ही वही है, तो जो डेडिकेटेड है उसको क्यों ना लिया जाए, करा जाए। एंड वहाँ दिखा तो मैं शॉक, ठीक है। उसके बाद वो एक स्टोरी डालता है, हसल का पहला एपिसोड ने के 1 या 2 दिन बाद उसने स्टोरी डाली कि मुझे जो भी सपोर्ट नहीं करता है या जो भी मेरे गाने शेयर नहीं करता है, मैं उसको अनफॉलो कर रहा हूँ। तो टेल मी, क्या मैंने जो कॉल किया था वो सपोर्ट में काउंट होता है? नहीं, ऑब्वियसली ये तो शायद सपोर्ट दूसरे सपोर्ट से बड़ा ही था, प्लस पॉइंट वाला सपोर्ट था इसके लिए, तो एक +1 था, तो उसने अनफॉलो कर दिया। ओके, तो दैट वाज हर्टफुल कि यार मैं एक भाई मान के तेरे को कराना चाहता हूँ एंड तूने अनफॉलो भी मार दिया। पहली चीज़, जब आप अच्छे लेवल पे जा चुके हो, जब आपको लग रहा है कि आपका एक गाना फट गया है, उसके बाद फिर आप हसल पे हो, विक्ट्री एंथम, ओके, कि आपका एक गाना फट गया है, उसके बाद फिर आप एक शो पे भी आ गए हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप ही हो जो हो। टिल देन मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे। सो आई वाज लाइक कि यार क्यों एकदम से अनफॉलो क्यों? सपोर्ट की बात करा, सपोर्ट किया। उसके बाद फिर उसका जो सबसे पहली ट्रॉफी थी लाइफ की जो रैप से आई थी, दैट वाज गिवन बाय मी। उसके पीछे भी स्टोरी? यस, एक शो कराया था मैंने जब आई वाज द बिगनर, और इसको करते करते 1 साल हो गया था।
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. उसने 1 साल पहले चालू किया, मैंने 1 साल बाद चालू किया. मैंने एक शो कराया जिसमें इंदौर के 150 आर्टिस्ट आए थे. ओके. 150 आर्टिस्ट, जिसमें से ग्राफिटी, बी बॉइंग, रैपिंग, उसके बाद फिर डीजेइंग, ऐसे करके जितने भी एलिमेंट होते हैं. फिर स्केटबोर्ड वाले आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, सब मिला के 150 आर्टिस्ट आए थे उस इवेंट में. दैट इवेंट वॉज नॉट गुड इनफ, क्योंकि पहला इवेंट, और वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. ऐसा भी मैं तो कल्चर के लिए करना चाहता था कि आई वॉज लविंग रैप कल्चर. मुझे ऐसा ना गैदरिंग पसंद आती थी. तो आई थॉट कि मैं ही कराता हूँ. तो वहीं जिम पे करवाया मैंने. बहुत अच्छा हुआ. भले लाइट जा रही, ये कर हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत बहुत फकअप्स हुए उस टाइम पे. और मेरी एज 17 साल. तो 17 साल में करा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. उसमें रैप बैटल में तो फिर मेरे इवेंट से उसने ट्रॉफी ली थी. ओके. यस. सो मैं तो इतना कर रहा हूँ कल्चर के लिए. जब मेरे पास इनफ अमाउंट नहीं है, मैं फिर भी रैप के लिए कर रहा हूँ. इंदौर शहर के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि यार मैं हूँ जो सपोर्ट करता है इंदौर रैप सीन को. मैं खड़ा हूँ इंदौर के रैपर्स के साथ, भले ही मेरे पास कुछ नहीं है. राइट. अब लश्करी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इफ़ यू आर बिग इनफ टू काउंट इन बिग रैपर्स, तो तुम अब अपने इंदौर सीन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. राइट. कि अगर कोई बोले कहाँ का रैपर, इंदौर का रैपर है, तो उसकी एक लेवल हो बैठने का. कोई मुंबई का रैपर आता तो बोलते प्रो मुंबई का रैपर है, प्रो दिल्ली का रैपर है, प्रो उत्तराखंड का रैपर है. कोई निकला है इंदौर से. राइट. तो आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो लोगों के लिए? जब तो हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तब भी कर रहे थे. नाउ इट्स योर टर्न, करो. उसने कभी कुछ नहीं किया. यू वोंट बिलीव कि उसका एक प्रोड्यूसर था, वो भी एक रैपर है, एंड उसको 8 से 9 साल समथिंग हुआ है रैप करते करते इंदौर से ही. ही इज़ गुड इनफ, है ना. वो उसके गाने प्रोड्यूस करता था. और उसने बोल दिया था तेरे को जब भी गाने करवाने हो या कुछ भी करना हो तो तू आ सकता है फ्री में, कोई सा दिक्कत नहीं है. तो उसने तो उससे ही बात करना बंद कर दिया, उसको डिच कर दिया. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे स्टैंड लेने के बाद, कि जब मैंने पब्लिकली बोला था कि लश्करी गलत है इस जगह पे, कि जहाँ उसको सबका साथ देना चाहिए, इंदौर के छोटे छोटे रैपर्स का साथ देना चाहिए, जिसने उसकी मदद करी है, भले इतनी सी भी करी हो, उसका साथ देना चाहिए. साथ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि फॉलो ही करना है. फॉलो करने की बात नहीं है, आप एटलीस्ट बात कर सकते हो उससे, आप पूछ सकते हो, आप एक अच्छा इवेंट, एक गैदरिंग करवा सकते हो जिसमें आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो. है ना. क्यों नहीं कर पा रहा है वो? क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है. उसको हमेशा उसका दिखा, जिसने उसके लिए करा उसको वो दिख ही नहीं रहा. आज उसके साथ जो लोग हैं वो पहले मेरे साथ थे, बट जब उन्हें लगा कि अच्छा लश्कर ये कर रहा है तो वो वहाँ हो गए. होता है लाइफ के टाइम रहता है सबका. यस. स्पिरिचुअलिटी में आप कितना मानते हो? टाइम की बात आई तो स्पिरिचुअलिटी में मैं मानता नहीं था, अब मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ. ओके. मैं स्पिरिचुअलिटी में ऐसे मान सकते हैं कि मुझे ना बहुत शौक था कि अपना वो देखें, हॉरोस्कोप देखें. ओके. है ना, कि क्या है होने वाला क्या नहीं. और मैंने जब पहले हॉरोस्कोप देखा मेरा, उस दिन का खराब आया. अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया उसके हिसाब से? अकॉर्डिंग आया. वो जब हो जाता है मेरे को फिर अच्छा यही तो था. है ना. महीना भर निकल जाता, फिर होता था हाँ पूरा महीना तो यही हुआ यार. फिर हॉरोस्कोप पढ़ते पढ़ते ही मेरे साथ एक लड़की जो खैर सब कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा मानती है कृष्ण भगवान को. है ना. वो तो लड्डू को एकदम अपने छोटे भैया जैसे ट्रीट करती है, बहुत लाड करती है. तो उसको दिखता था यार नाइस यार, ये तो ऐसे कैसे.
है ना, मैं उतना इन्वॉल्व नहीं था, बट फिर वो मुझे फोर्स करती थी कि पूजा कर आज घर पे, आज ये त्यौहार है, मंदिर चल मेरे साथ। तो वो मंदिर लेके गई मेरे को बहुत सारे, जब मैं ये सारी चीज़ों से हट रहा था। आज से ये 2.5 साल पहले की बात है। मंदिर चल, पूजा कर। फिर धीरे धीरे मैं कहाँ रोज़ रोज़ मंदिर, कहाँ रोज़ रोज़ पूजा। फिर मैं नहीं माना, फिर उसने बोला कि करा कर करा कर करा कर। तो वो मेरे को इन चीज़ों में लेके आई, है ना। बट मम्मी के जाने के बाद वो सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई, मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया इन चीज़ों में। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि यार आपने मुझसे क्यों छीन ली, राइट। तो मैं वैसा नहीं था, मैं तो और समझ में आया कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैं मम्मी के जाने से एक जगह खुश इसलिए हूँ क्योंकि मम्मी को उतना पेन नहीं हो रहा था, वो स्टेज आई ही नहीं कि मम्मी को उतना पेन हो। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि शायद 1 हफ्ते बाद ये भूल जाए कि आप लोग कौन हो। कल को ये उठ के बोले कि तुम कौन हो, तो एक बच्चे को, एक पति को कैसा लगे। बहुत बुरा, वो तो बहुत टफ है ना। तो मुझे अच्छा यही लगा कि यार ये सिचुएशंस, उनको दर्द आने से पहले ही वो शांत हो गया, लिटरली शांति हो गया, मन से भी बॉडी से भी। फिर मैं उन चीज़ों में लगा कि यार भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में अच्छा ही हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। और भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे। राधे राधे। हम यही पॉडकास्ट इधर एंड करेंगे। यस सर, यस सर। मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे टॉपिक्स हम और डिस्कस कर सकते हैं, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर करेंगे। यस बिल्कुल, श्योर। दोनों तगड़े। मे बी हम वो जो कोलैबोरेशन डिस्कस किया था ना, यस वो हो जाए, उसके बाद फिर एक बार और आते हैं। श्योर, है ना, टन सीन है ये तो कह दिया लाइव जी। और ये इंस्टेंट आया है, वो अपनी इच्छा नहीं है। ओके, वो अपनी इच्छा नहीं, कराने वाले की God's इच्छा call. है। Yes. यस। ओके।